प्रतिशोध की ज्वाला और एक साम्राज्य का अंत। यह कहानी उस समय की है जब भारत के आकाश पर गुलामी और अराजकता के काले बादल मंडरा रहे थे। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी का वह दौर जब भारत आज की तरह एक संगठित राष्ट्र नहीं बल्कि 16 महाजनपदों में बंटा हुआ एक ऐसा भूगोल था जहां हर राजा दूसरे की गर्दन काटने को तैयार बैठा था। उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र के वैभव की चर्चा 7 समंदर पार तक थी। लेकिन उस वैभव के पीछे छिपा था एक भयानक काला सच। मगध का सिंहासन एक ऐसे व्यक्ति के पास था जिसके दिल में दया नहीं, केवल स्वर्ण मुद्राओं की भूख थी। धनानंद, नंद वंश का अंतिम और सबसे क्रूर शासक। उसके पास लाखों की सेना थी, हजारों युद्ध हाथी थे और इतना धन था कि उसने गंगा की तलहटी में अपनी तिजोरियां छिपा रखी थीं। लेकिन वह अपनी प्रजा के लिए एक काल था। किसानों के अनाज से लेकर गरीबों की झोपड़ी तक हर चीज पर उसने भारी कर लगा रखे थे। मगध की जनता अंदर ही अंदर सुलग रही थी, लेकिन धनानंद की विशाल सेना के डर से कोई उफ तक नहीं करता था। इसी बीच भारत के पश्चिमी छोर पर एक और भी भयानक खतरा दस्तक दे रहा था। दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला यूनानी आक्रांता सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट ईरान और अफगानिस्तान को राख करता हुआ सिंधु नदी के तट तक पहुंच चुका था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य और राजनीति के प्रकांड पंडित चाणक्य इस खतरे को भांप चुके थे। वे जानते थे कि अगर भारत के राजा एक नहीं हुए तो यह प्राचीन संस्कृति यूनानी घोड़ों के पैरों तले रौंद दी जाएगी। इसी चिंता के साथ चाणक्य धनानंद के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा को चेतावनी दी, राजन, अपनी आपसी दुश्मनी छोड़ो और विदेशी शत्रु के खिलाफ एकजुट हो जाओ, वरना भारत का अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन मदिरा और अहंकार में डूबे धनानंद ने आचार्य का अपमान किया। उसने भरी सभा में चाणक्य की विद्वत्ता का मजाक उड़ाया और उन्हें धक्का देकर दरबार से बाहर निकलवा दिया। उस धक्के से चाणक्य की शिखा छोटी खुल गई और वे जमीन पर गिर पड़े। वहीं पाटलिपुत्र की धूल में पड़े हुए चाणक्य ने आकाश की ओर हाथ उठाकर एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिससे मगध के सिंहासन की नींव हिल गई। इससे पहले कि चाणक्य की यह प्रतिज्ञा धनानंद के सिंहासन को राख कर दे, इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। उन्होंने गर्जना की, हे अभिमानी धनानंद, तूने एक शिक्षक का अपमान किया है। मैं शपथ लेता हूं कि जब तक तेरे इस घमंडी नंदवंश को जड़ से उखाड़कर मिट्टी में नहीं मिला देता, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यह केवल एक ब्राह्मण का क्रोध नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। लेकिन एक साम्राज्य को गिराने के लिए चाणक्य को केवल बुद्धि नहीं, एक फौलादी भुजा की जरूरत थी। चाणक्य की तलाश खत्म हुई मगध के ही एक छोटे से गांव में। वहां उन्होंने देखा कि कुछ बालक बरगद के पेड़ के नीचे राज खेल रहे थे। एक छोटा सा बालक जिसके शरीर पर धूल लगी थी, एक पत्थर के सिंहासन पर बैठकर पूरी गंभीरता से फैसले सुना रहा था। उसके आदेशों में वह अधिकार था जो जन्मजात सम्राटों में होता है। चाणक्य ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे कुछ मांगा। उस बालक ने निर्भय होकर उत्तर दिया और उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने चाणक्य को बता दिया कि यही वह कोहिनूर है जिसे तराशने की जरूरत है। उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर तक्षशिला चले गए। अगले 8 वर्षों तक तक्षशिला के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग हुई। वह कोई साधारण शिक्षा नहीं थी। चंद्रगुप्त को तपती धूप में तलवार चलाना सिखाया गया, उसे राजनीति के सबसे कठिन पाठ पढ़ाए गए और उसे विष के छोटे छोटे अंश दिए गए ताकि उसका शरीर हर प्रकार के धोखे को झेल सके। चाणक्य अक्सर कहते थे, चंद्रगुप्त, शस्त्र से बड़ा शस्त्र शास्त्र होता है और बल से बड़ी कूटनीति। चंद्रगुप्त अब एक गढ़े हुए लोहे की तरह मजबूत हो चुका था। उधर सिकंदर भारत से लौट चुका था, लेकिन उसके पीछे उसके गवर्नर भारत की सीमाओं को चबा रहे थे। चाणक्य ने रणनीति बनाई कि पहले विदेशी दुश्मनों को खत्म किया जाए और फिर धनानंद के किले पर धावा बोला जाए। चंद्रगुप्त ने अपने शुरुआती जोश में एक बड़ी सेना जुटाई और सीधे मगध की राजधानी पर हमला बोल दिया। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी।
धनानंद की विशाल सेना के सामने चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना गाजर मूली की तरह कट गई। चंद्रगुप्त और चाणक्य को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वे एक झोपड़ी के पीछे छिपे हुए थे। तभी उन्होंने एक बूढ़ी मां को अपने बच्चे को डांटते सुना। मूर्ख, तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त ने की। खिचड़ी हमेशा किनारों से खाई जाती है, क्योंकि वहां वह ठंडी होती है। अगर सीधे बीच में हाथ डालेगा तो हाथ जलेगा ही। चाणक्य और चंद्रगुप्त को अपनी रणनीति का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था। उन्होंने समझ लिया कि मगध को जीतने के लिए पहले उसकी जड़ों और सीमाओं को काटना होगा। इसके बाद चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे कबीलों को जोड़ा, विदेशी चौकीदारों को खदेड़ा और धीरे धीरे मगध को चारों ओर से घेर लिया। अब वह बालक नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान बन चुका था जो नंद वंश के अहंकार को राख करने वाला था। रक्त रंजित पाटलिपुत्र और यूनानी साम्राज्य का अंत खिचड़ी के उस छोटे से सबक ने चंद्रगुप्त और चाणक्य की पूरी युद्ध नीति को बदल कर रख दिया था। अब वे किसी घायल शेर की तरह सीधे शिकार के गले पर नहीं झपट रहे थे, बल्कि एक चतुर शिकारी की तरह उसे धीरे धीरे चारों ओर से घेर रहे थे। चाणक्य ने अपनी कूटनीति का जाल पूरे भारत में बिछा दिया। उन्होंने हिमालय के शक्तिशाली राजा पर्वतक, जिन्हें इतिहास पोरस के नाम से भी जानता है, के साथ एक गुप्त संधि की। चाणक्य ने उन्हें आधा साम्राज्य देने का वचन दिया, ताकि मगध के खिलाफ एक ऐसी महासेना तैयार की जा सके जिसे देख धनानंद के सैनिकों के हाथ पांव फूल जाएं। चंद्रगुप्त की सेना अब केवल सैनिकों की भीड़ नहीं थी, इसमें वे वीर योद्धा शामिल थे जो धनानंद के करों से त्रस्त थे, और वे जनजातियां थीं जो विदेशी आक्रांताओं से अपनी भूमि को मुक्त कराना चाहती थीं। चाणक्य ने अपनी कूटनीति का सबसे घातक हथियार इस्तेमाल किया, सूचना और जासूसी। उन्होंने मगध के राजमहल के भीतर अपने विश्व कन्याओं और जासूसों का ऐसा तंत्र खड़ा किया कि धनानंद के सबसे भरोसेमंद मंत्री और सेनापति आपस में ही लड़ने लगे। महल की दीवारों के पीछे षड्यंत्रों का धुआं उठने लगा। जब धनानंद मदिरा के नशे में डूबा था, तब चंद्रगुप्त ने मगध के बाहरी किलों को एक एक कर ढाना शुरू कर दिया। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। अंततः वह दिन आया जब चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र के दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। मगध की वह विशाल सेना, जिसमें लाखों पैदल सैनिक और हजारों युद्ध हाथी थे, अब अंदर से खोखली हो चुकी थी। चाणक्य ने धनानंद के प्रधानमंत्री अमात्य राक्षस की हर चाल को विफल कर दिया। पाटलिपुत्र की गलियों में भयंकर रक्तपात हुआ। हाथियों की चिंगाड़ और घायल सैनिकों की चीखों से मगध का आसमान गूंज उठा। चंद्रगुप्त स्वयं मोर्चे पर सबसे आगे थे। उनकी तलवार न्याय की बिजली बनकर नंद वंश के अहंकार को काट रही थी। जब चंद्रगुप्त राजमहल के भीतर पहुंचे तो वहां का दृश्य बदल चुका था। जिस सिंहासन के लिए धनानंद ने पूरी दुनिया को दुख दिया था, उसी सिंहासन के नीचे वह आज लाचार पड़ा था। 322 ईसा पूर्व में धनानंद का अंत हुआ और उसी के साथ समाप्त हुआ एक अत्याचारी युग। चाणक्य ने अपनी खुली शिखा को बांधा और चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक किया। भारत को अपना पहला सच्चा सम्राट मिल चुका था, लेकिन सिंहासन पर बैठते ही चंद्रगुप्त के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमा पार से आई। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सबसे काबिल और खतरनाक सेनापति सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन का राजा बन चुका था। वह सिकंदर के उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए भारत की ओर बढ़ रहा था, जिसे सिकंदर व्यास नदी के तट पर छोड़कर गया था। सेल्यूकस का मानना था कि भारत अभी भी बिखरा हुआ होगा और वह आसानी से उसे अपनी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लेगा। वह अपनी विशाल मैसिडोनियन फालैंक्स, यूनानी युद्ध शैली और अनुभवी सैनिकों के साथ सिंधु नदी के तट तक पहुंच गया। लेकिन इस बार इतिहास खुद को दोहराने वाला नहीं था। सेल्यूकस का सामना किसी छोटे राज्य से नहीं, बल्कि एक संगठित और अखंड मौर्य साम्राज्य से हुआ। चंद्रगुप्त अपनी विशाल सेना के साथ सीमा पर डट गए। सिंधु नदी के तट पर वह युद्ध हुआ जिसने यह तय कर दिया कि भविष्य में भारत पर किसका राज्य होगा। यूनानी इतिहासकार भी इस युद्ध के परिणाम को देख दंग रह गए। सेल्यूकस की अनुभवी सेना मौर्यों के युद्ध हाथियों के सामने तिनके की तरह उड़ गई। चंद्रगुप्त ने न केवल सेल्यूकस को युद्ध के मैदान में हराया,
बल्कि उसे अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। यह भारतीय इतिहास की सबसे गौरवशाली संधि थी। सेल्यूकस को अफगानिस्तान, एरिया, बलूचिस्तान, गैड्रोसिया और हेरात जैसे विशाल क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंपने पड़े। इतना ही नहीं, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया ताकि दोनों साम्राज्यों के बीच कभी युद्ध न हो। बदले में चंद्रगुप्त ने एक महान सम्राट की गरिमा दिखाते हुए सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी उपहार में दिए। इस एक युद्ध और संधि ने भारत की सीमाओं को ईरान, पर्सिया की सीमाओं तक पहुंचा दिया। भारत अब केवल एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसी महाशक्ति बन चुका था जिसके सामने दुनिया का सबसे बड़ा यूनानी साम्राज्य घुटने टेक चुका था। पाटलिपुत्र अब दुनिया का केंद्र था, जहां सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज बैठकर यह लिख रहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां न कोई गुलाम है और न ही कोई भूखा। सत्ता का शिखर और सम्राट का अंतिम निर्वाण। सेल्यूकस निकेटर पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा। अब वे केवल मगध के राजा नहीं थे, वे चक्रवर्ती सम्राट थे, एक ऐसे शासक जिनकी सीमाएं उत्तर में हिमालय की बर्फ से लेकर दक्षिण में मैसूर के जंगलों तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर के तटों तक फैली हुई थीं। भारत के इतिहास में पहली बार गांधार से लेकर गंगा के मैदान तक एक ही झंडा लहरा रहा था, एक ही कानून था और एक ही मुद्रा चलती थी। लेकिन इस विशाल साम्राज्य को चलाना केवल तलवार के बस की बात नहीं थी। यहां शुरू हुआ आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का वह प्रशासनिक स्वर्ण युग जिसने भारत को दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र बना दिया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को जमीन पर उतारा। पाटलिपुत्र, जो कभी अत्याचार का केंद्र था, अब दुनिया का सबसे भव्य महानगर बन चुका था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जब उसने देखा कि पाटलिपुत्र की दीवारें मीलों तक फैली थीं और सुरक्षा ऐसी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। चंद्रगुप्त ने एक ऐसी शासन प्रणाली बनाई जहां प्रजा का सुख ही राजा का धर्म था। उन्होंने राजपथ, ग्रैंड ट्रंक रोड का पूर्वज का निर्माण कराया ताकि व्यापार अफगानिस्तान से पाटलिपुत्र तक बिना किसी डर के चल सके। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था की गई और व्यापारियों के लिए नियम बनाए गए। लेकिन इस साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी इसका जासूसी तंत्र। चाणक्य ने ऐसे जासूसों का जाल बिछाया था जो वेश बदलकर हर गली, हर बाजार और हर सराय में मौजूद रहते थे। राजा को यह पता रहता था कि प्रजा क्या सोच रही है और कौन सा अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है। न्याय इतना कठोर और निष्पक्ष था कि यूनानी लेखकों के अनुसार लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे क्योंकि चोरी और अपराध का नामो निशान मिट चुका था। परंतु नियति ने इस महान सम्राट के लिए एक ऐसी परीक्षा तय की थी जिसने उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया। अपने शासन के 24वें वर्ष में मगध पर एक भीषण विपत्ति आई। आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और देखते ही देखते मगध में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ गया। जिस साम्राज्य के अन्न भंडार कभी भरे रहते थे, वहां अब लोग भूख से तड़पने लगे। चंद्रगुप्त, जिन्होंने लाखों सैनिकों को युद्ध के मैदान में मरते देखा था, अपनी प्रजा को भूख से मरते देख टूट गए। उन्होंने अपनी तिजोरियां खोल दी, अन्न के भंडार जनता के लिए लुटा दिए। लेकिन अकाल थमता नहीं था। उसी व्याकुलता के बीच चंद्रगुप्त की भेंट महान जैन आचार्य भद्रबाहु से हुई। भद्रबाहु ने उन्हें समझाया कि यह संसार नश्वर है, सत्ता क्षणभंगुर है और असली विजय दूसरों को जीतने में नहीं बल्कि स्वयं को जीतने में है। सम्राट के मन में वैराग्य की अग्नि जल उठी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस साम्राज्य के लिए उन्होंने रक्त बहाया वह भी प्रकृति के प्रकोप के सामने तुच्छ है। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी मिसाल इतिहास में दोबारा नहीं मिलती। चंद्रगुप्त ने अपना मुकुट उतारा और उसे अपने पुत्र बिंदुसार के चरणों में रख दिया। उन्होंने अपने कीमती वस्त्र, अपने शस्त्र और अपना वैभव त्याग दिया। जिस राजा के एक इशारे पर लाखों तलवारें म्यान से बाहर आ जाती थीं, वह अब एक साधारण सफेद वस्त्र धारण किए, नंगे पैर, हाथ में एक लकड़ी का डंडा लिए अपने गुरु भद्रबाहु के पीछे पीछे चलने लगा। वे दक्षिण की ओर चल पड़े।
हजारों मील का सफर तय कर वे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों पर पहुंचे। वहां एक सम्राट ने एक साधु का जीवन अपनाया। उन्होंने पत्थरों पर बैठकर ध्यान लगाया और जैन धर्म की कठिन सल्लेखना पद्धति को अपनाया। उन्होंने अन्न का त्याग किया, फिर जल का त्याग किया और अंततः अपनी चेतना को परमात्मा में विलीन कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि महान वह नहीं जो केवल तलवार से जमीन जीतता है, बल्कि महान वह है जो अपने अहंकार को जीतकर त्याग का मार्ग चुनता है। एक गुमनाम बालक जो चाणक्य की जिद से सम्राट बना, उसने न केवल भारत को एक किया, बल्कि अंत में अपनी मुक्ति का मार्ग भी स्वयं चुना। आज भी श्रवणबेलगोला की वह पहाड़ी, जिसे चंद्रगिरी कहा जाता है, उस सम्राट की गवाही देती है जिसने दुनिया को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति पाने में नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने में होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की यह महागाथा अब यहां पूर्ण होती है।